हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज का यह वीडियो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा फाइनल ईयर के 5th सेमेस्टर औद्योगिक प्रबंध एवं उद्यमिता विकास सब्जेक्ट का है और यह सेकंड वीडियो होगा। फर्स्ट वीडियो जो स्टूडेंट्स नहीं देख पाए हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर फर्स्ट वीडियो का लिंक दिया हुआ है जिसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन आपको वहाँ पर दिए गए हैं। आज यह सेकेंड पार्ट होगा। जो बचे हुए सभी क्वेश्चन है वो इस वीडियो में कवर हो जाएंगे और सभी का सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पर बताया जाएगा। तो देखिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन न्यू सिलेबस 2022 के अनुसार होंगे और सभी स्टूडेंट्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो के लिंक आपके डायरेक्ट नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके मोबाइल पर पहुँच जाएँ। हमारा यह पूर्ण विश्वास है कि इस वीडियो के माध्यम से इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। प्लीज़ सपोर्ट जीवन क्लासेज। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो और देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब यहाँ पर बचे हुए हैं। क्वेश्चन है, समयानुसार मजदूरी भुगतान पद्धति की लाभ, हानियाँ और उनके उपयोग बताइए। स्टूडेंट्स, आपको बताना है कि समयानुसार मजदूर भुगतान पद्धति क्या है, इसके लाभ क्या हैं, हानियाँ क्या हैं और इसके क्या क्या उपयोग हैं। तो समयानुसार पद्धति यानी कि समय दर अथवा दैनिक भुगतान प्रणाली के जो लाभ हैं, एडवांटेज ऑफ टाइम रेट और डेली रेट वेजेज पेमेंट, ठीक है। तो मतलब एडवांटेज बताने हैं और टाइम ऑफ रेट, ठीक है, और डेली रेट यानी कि टाइम ऑफ रेट बोल दो या डेली रेट बोल दो, ठीक। वेजेज पेमेंट जो समय दर है, दैनिक भुगतान की प्रणाली है, इसके लाभ हैं। देखिए क्या क्या लाभ हैं। यह प्रणाली अत्यंत सरल तथा सुगमता से श्रमिकों की समझ में आ जाती है, ठीक है। इस प्रणाली में मजदूरी समय अवधि के अनुसार निश्चित की जाती है। मजदूरी भुगतान की इस प्रणाली में भुगतान के दौरान किसी प्रकार की किल्लत या फिर झगड़े की कोई संभावना नहीं रहती, क्योंकि श्रमिक अपनी मजदूरी का हिसाब सुगमता से खुद लगा लेता है कि मेरी मजदूरी कितनी है, मैंने कितना काम किया है। नेक्स्ट है कि सुरक्षित आमदनी होने के कारण श्रमिक अपनी आमदनी के अनुसार अपने खर्चों को भली भांति व्यवस्थित कर सकता है। पांचवा है, श्रमिक को कार्य समाप्ति की कोई जल्दी नहीं रहती है और श्रमिक कुशल एवं शिल्पकारी कार्यों के लिए यह प्रणाली अति उत्तम है, ठीक है। ये तो हुए हमारे पास ये लाभ। अब देखते हैं कि इसकी हानियां भी क्या हैं, ठीक है। इसमें कुछ नुकसान भी है, जैसे मजदूरी भुगतान की इस प्रणाली में मुख्यतः निम्नलिखित दोष हैं। कौन कौन से? इस प्रणाली से सभी श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान एक ही दर पर प्राप्त होता है। श्रमिकों द्वारा धीमी गति से कार्य करने के कारण यह प्रणाली उत्पादन लागत में वृद्धि करती है और इस प्रणाली में कुशल एवं अकुशल श्रमिकों की पहचान नहीं हो पाती, जिससे उन्हें दंडित करना भी मुश्किल है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हानि। और स्टूडेंट्स, जब इस प्रणाली में सभी श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान एक ही दर पर प्राप्त होता है, चाहे वह श्रमिक कुशल हो अथवा अकुशल हो, जिसके फलस्वरूप श्रमिकों की जो कार्य क्षमता है उसको कोई प्रोत्साहन नहीं शामिल हो पाता है और श्रमिक मन लगाकर कार्य नहीं करते हैं, तो इसमें यही प्रॉब्लम आती है। और क्या है फिर कि श्रमिक की उत्पादन शक्ति को मापना संभव नहीं है, जिसके फलस्वरूप श्रमिक को प्रोत्साहन एवं पदोन्नति का प्रदान, प्रोन्नति यानी कि जो पदोन्नत, ठीक है। पदोन्नति क्या होता है, जो हमारे पास हम बोलते हैं प्रमोशन इंग्लिश में, तो पदोन्नति प्रदान करना संभव नहीं होता है। इसकी ये हानियां हैं, ठीक है। चलिए आगे दिया गया है कि इस प्रणाली को अपनाने से कुछ समय के पश्चात कुशल व दक्ष श्रमिक भी अन्य आलसी व निकम्मे श्रमिकों को देखकर अपने कार्य में रुचि लेना छोड़ देते हैं। मतलब वे भी जो है आलस करने लगते हैं जब दूसरा व्यक्ति काम नहीं कर पाता है, ठीक है। चलिए उपयोग क्या क्या है। समय दर प्रणाली संगठनों के लिए काफ़ी उपयोगी है, यानी कि जो हमारे पास समय दर प्रणाली है वो संगठनों के लिए काफ़ी उपयोगी है, जो गुणवत्ता वाले आउटपुट के लिए महंगे इनपुट का उपयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखेगा कि मित व्ययी आदेश मात्रा का क्या अर्थ है। देखिए, मित व्ययी आदेश मात्रा का क्या अर्थ है ये आपको बताना है, तथा मित व्ययी आदेश मात्रा का निर्धारण जो है करने के लिए कौन कौन सी बातों पर विचार करना चाहिए, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये आपको बताना है। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, जो मित व्ययी आदेश मात्रा है वह क्या है उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि प्रत्येक व्यवसायी प्रतिष्ठान अपने उत्पादन कार्य को निर्विघ्न एवं सतत रूप से चलाने के लिए अपने पास आवश्यक कच्चे माल या फिर पर्याप्त, क्या बोल रहे हैं कि इसवंदन को बोलते हैं स्टॉक, उपलब्ध रखती है। प्रतिष्ठान व कच्चे माल की खरीदारी या तो एक ही बार में अनुकूलतम मात्रा का क्या हो जाता है, क्रय आदेश
ठीक है, क्रय आदेश जब मतलब खरीदारी का आदेश करते हैं, ऑर्डर करते हैं, या फिर एक से अधिक बार भी विभिन्न आवश्यक मात्राओं में क्रय आदेश देकर स्टॉक की पूर्ति कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो भी हमारे पास ये स्टॉक आता है वो हम जो है बाहर से मंगाते हैं, बाहर से हम ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर करने पर हमें जो है ये मिलता है। तो देखिएगा, मितव्ययी आदेश मात्रा से अभिप्राय एक ही बार में पूरे वर्ष के लिए क्रय की जाने वाली अभिष्ट स्कंद यानी कि स्टॉक सामग्री की उस अनुकूलतम मात्रा का क्रय आदेश देने से है। ठीक है, क्रय आदेश देने से है जिससे वह स्टॉक सामग्री खरीदारी में मितव्ययता प्राप्त हो सके, यानी कि मितव्ययता प्राप्त हो सके जो हमारे पास स्टॉक सामग्री वहां पर आ रही है। ठीक है, और यह मितव्ययता तभी संभव हो सकती है जबकि क्रय आदेश की कुल जो लागत है, जो कि सामग्री भंडारण की लागत यानी कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल, या फिर क्रय आदेश लागत कॉस्ट ऑफ जो परचेज ऑर्डर, जो हमने ऑर्डर से परचेज किया है उसका योग होती है। ठीक है, देखिए न्यूनतम होनी चाहिए, ध्यान रखिए, जो हमारे पास कॉस्ट है वो न्यूनतम होनी चाहिए। मितव्ययी आदेश मात्रा की गणना कैसे करते हैं इसको भी जान लेते हैं। मितव्ययी आदेश मात्रा की गणना, मितव्ययी क्रय आदेश की मात्रा ज्ञात करने की एक गणितीय विधि है। वो कौन सी? इस विधि द्वारा मितव्ययी क्रय आदेश की मात्रा EOQ का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इकोनॉमी ऑर्डर क्वांटिटी ज्ञात करने के लिए एक गणितीय सूत्र का प्रयोग किया जाता है। और मितव्ययी क्रय आदेश की मात्रा की गणना में प्रयुक्त यह गणित सूत्र मुख्यतः निम्नलिखित बातों पर आधारित है। कौन कौन सी बातों पर? पहला है कि सामग्री की वार्षिक उपयोग की मात्रा कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। सामग्री की जो वार्षिक उपयोग की मात्रा है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। संपूर्ण वर्ष में सामग्री की प्राप्ति इकाई संग्रहण लागत स्थिर रहेगी, ध्यान रखिएगा। थर्ड है, संपूर्ण वर्ष में प्रति आदेश निर्गत करने की लागत स्थिर रहेगी। चौथा है, संपूर्ण वर्ष में सामग्री की कीमत स्थिर रहेगी तथा इसकी मात्रा छूट का कोई प्रावधान नहीं होता है। लास्ट हमारे पास दिया हुआ कि प्रत्येक बार अनुकूलतम क्रय आदेश, ध्यान रखिएगा, अनुकूलतम क्रय आदेश की मात्रा के अनुसार ही क्रय आदेश जारी किया जाएगा। मितव्ययी आदेश मात्रा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के निर्धारण हेतु उपरोक्त मान्यताओं यानी कि जो अजप्शंस दिए हुए हैं उसके आधार पर जिन गणितीय सूत्र का विकास किया गया है वह निम्नांकित है। कौन सा? मितव्ययी आदेश मात्रा यानी कि EOQ इक्वल टू √2U × P/CL। ठीक, और इसमें जो है U क्या है? प्रतिवर्ष प्रयोग की गई कुल मात्रा है। P हमारे पास है एक क्रय आदेश हेतु अधिप्राप्ति लागत, और C है प्रति इकाई मूल्य जिसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ वन आइटम, और जो हमारे पास L दिया हुआ है वो है कर, बीमा तथा खराबी का जो निष्प्रयोज्यता इत्यादि सहित प्रति अवधि स्कंद यानी कि प्रति अवधि स्टॉक सामग्री धारण की लागत जो है वो कहलाती है L। वो होती है हमारे पास प्रतिशत में, ध्यान रखिएगा, वो हमारे पास प्रतिशत में आती है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आएगा कि यंत्रों की घेराबंदी से आप क्या समझते हैं। यंत्रों की घेराबंदी से आप क्या समझते हैं, और कारखाना अधिनियम 1948 में यंत्रों की घेराबंदी संबंधी प्रावधानों का वर्णन कीजिए। तो यंत्रों की घेराबंदी से आप क्या समझते हैं, और अधिनियम 1948 जो कारखाने का अधिनियम थे उसमें यंत्रों की घेराबंदी संबंधी प्रावधान क्या क्या थे उसमें उसको आपको बताना है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, यंत्रों की घेराबंदी, सही, यंत्रों की घेराबंदी से हम जो है ये बता सकते हैं कि यंत्रों की घेराबंदी क्या है। आइए इसको देख लेते हैं। देखिए, कारखाने में हम कह सकते हैं कि प्राइम मूवर्स या फिर ट्रांसमिशन मशीनरी के अलावा मशीनरी के हर खतरनाक हिस्से को सुरक्षित रूप से फेंस करने के लिए सुरक्षित रूप से फेस करने के लिए जो यंत्र की घेराबंदी कहते हैं। सुरक्षित रूप से फेस करने को, जो हमारे पास कारखाने में प्राइम मूवर्स, ट्रांसमिशन मशीन, बड़ी बड़ी मशीनें हैं, और उनके मशीनों के अलग अलग जो हार्ड पार्ट हैं, जो मतलब ये कह सकते हैं कि जो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, सुरक्षित रूप से उसे फेस करने के लिए यंत्रों की घेराबंदी करते हैं। कारखाना अधिनियम 1948 में यंत्रों की घेराबंदी संबंधी प्रावधान यह आवश्यक है कि मशीनरी के किसी भी हिस्से की परीक्षण पूर्व में ही कर ले जाए। जो हमारे पास मशीन के हिस्से हैं उनकी हर एक हिस्से की जो परीक्षण है वो पहले ही कर लेना चाहिए।
जब भी मशीनरी गति में होती है और निरीक्षण स्नेहन मरम्मत आदि करना आवश्यक हो जाता है, यानी कि जब भी मशीनरी गति में होती है तो निरीक्षण स्नेहन और मरम्मत आदि करना आवश्यक हो जाता है। तो कारखाने को एक विशेष रूप से प्रशिक्षित विशेषज्ञ व्यक्ति की नियुक्त करना चाहिए कि जो उस बारे में सभी कुछ जानता हो। नेक्स्ट है ट्रांजिशन, जो हमारे पास ट्रांसमिशन मशीनरी है उसका हर हिस्सा घेरे में बंद हो, जैसे कि कोई भी नुकसान ना हो। विद्युत जनरेटर का प्रत्येक भाग एक मोटर या फिर एक रोटरी कन्वर्टर की घेराबंदी हो, यानी कि उनको जो है सुरक्षित रूप से कवर से ढक दिया जाए जिससे कि बाहर से कोई भी उसमें नुकसान ना हो सके। ठीक है, इस तरीके से आप इसमें आंसर करोगे। नेक्स्ट है हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है परियोजना मूल्यांकन क्या है। परियोजना मूल्यांकन की विभिन्न पहलुओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। देखिए, परियोजना मूल्यांकन क्या होता है। परियोजना मूल्यांकन जो होता है वो इसमें हम कह सकते हैं कि जो भी हमारे पास कोई भी एक प्लानिंग है तो उसमें प्लानिंग में क्या क्या हम पहलू रखेंगे, क्या क्या हमें करना चाहिए, वो हमें बताया गया है। परियोजना मूल्यांकन यानी कि किसी उद्योग की स्थापना करने हेतु तैयार की गई परियोजना या मूल्यांकन करना परमावश्यक एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है। परियोजना का मूल्यांकन करने में निम्नलिखित तत्व विशेष रूप से विचारणीय होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले बाजार। देखिए, बाजार क्या है, बाजार में हम क्या करते हैं, किस तरीके से हम बाजार को अपने जो परियोजना है उसमें कैसे उसको मूल्यांकित करेंगे। देखिए, परियोजना की सफलता, परियोजना जो हमने बनाई है उसकी सफलता के लिए अच्छे बाजार की उपलब्धता बहुत आवश्यक है। बड़ी परियोजनाएं की दशा में बाजार सर्वेक्षण किए जाते हैं और इस प्रकार का बाजार सर्वेक्षण क्या होता है कि माध्यम, जो बाजार सर्वेक्षण का माध्यम होता है उनमें खोजपूर्ण अध्ययन द्वारा उपभोक्ताओं की नवीनतम और रुचि, यानी कि जो उपभोक्ता हैं उनमें क्या क्या नई रुचियां हैं और खपत की मात्रा विशेष प्रकार की मंडी में ऐसी वस्तुओं के विशेष में आम कठिनाइयों के अनुमान लगाया जाता है कि उनमें क्या क्या वो चाहते हैं और उस जगह पर उस माल की कितनी खपत हो सकती है। इस तरीके से हम जो है उसमें मार्केट में लिखेंगे। अब बात आती है सामग्री। सामग्री में आप क्या लिखेंगे? सामग्री में आप लिखेंगे कि किसी भी वस्तु के उत्पादन में पर्याप्त मात्रा के कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है। कोई भी वस्तु का उत्पादन करो उसमें सबसे पहले कच्चे माल की आवश्यकता तो पड़ेगी ही। ठीक है, ऐसी दशा में कच्चे माल की जो प्राप्ति है वो उसका स्रोत, उसकी लागत व सरकारी नियंत्रण इत्यादि बातें जो है गहन रूप से विचारणीय होती हैं। यदि कोई कच्चा माल जो हमारे पास आयातित होना है, यदि कोई कच्चा माल आयातित हो तो इस बारे में सरकार की आयात नीति का अध्ययन किया जाना चाहिए, उसके नियमों का पालन करना चाहिए। और यदि कच्चा माल अपने देश में उपलब्ध हो तो इस पर सरकार नियंत्रण के बारे में जानकारी कर लेनी चाहिए कि उस पर क्या क्या नियम लागू होने हैं। ठीक है, मशीनरी की बात करते हैं तो मशीनरी में आप लिखोगे किसी वस्तु के उत्पादन के लिए मशीनरी अत्यंत आवश्यक है। जब किसी वस्तु का हम उत्पादन करेंगे तो उसके लिए मशीन की आवश्यकता होगी। उद्योग में प्रयोग की जाने वाली मशीनरी को क्रय करते समय कार्यरत तकनीकी विशेषज्ञों से उचित परामर्श लेना उचित आवश्यक है, यानी कि उचित रहता है, आवश्यक रहता है। ठीक है, यानी कि ये मशीन कैसे काम करती है, किस तरीके से, क्या प्रॉफिट है, क्या नुकसान होता है। ठीक है, मशीनों के लिए पर्याप्त स्थल व व्यक्तियों के आवागमन, पर्याप्त स्थल होना चाहिए। व्यक्तियों के आवागमन के लिए भी उचित स्थल प्रदान किया जाना चाहिए, जैसे कि उस मशीनरी के देखरेख के लिए आना जाना सही से रहता है। ठीक है, जिससे अप्रत्याशित दुर्घटना से बचा जा सकता है। मतलब कि आने जाने में कोई परेशानी नहीं होती, तो मशीन जो है कुछ डिस्टेंस पर हो, वहां पर कुछ स्थान बचा हुआ रहे। पूंजी क्या होती है? पूंजी को हम लिखेंगे यानी कि जो कैपिटल्स होता है। सर्वप्रथम परियोजना की कुल कीमतें आवश्यक ही सुनिश्चित कर जानी चाहिए, यानी कि जो भी परियोजना है उसमें जो भी जरूरत है उनकी कीमत सुनिश्चित कर लेनी चाहिए। परियोजना की कुल कीमत सुनिश्चित करने हेतु भूमि, भवन, संयंत्र व मशीनरी, प्रयुक्त होने वाला कच्चा माल और निर्मित माल, अर्धनिर्मित माल और देनदारियां, जो मतलब जो भी कहीं पर देना है, जो लेना है, अन्य स्थायी संपत्तियां जो है आदि को सभी को हमें सम्मिलित कर लेना चाहिए। तो इस तरीके से आप इसमें लिखोगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास उद्यमी और प्रबंधन में अंतर ज्ञात कीजिए। उद्यमी तथा प्रबंधन में अंतर क्या होता है? देखिएगा, उद्यमी और एक होता है प्रबंधक। ठीक, तो उद्यमी जो है, एक उद्यमी उद्योग का मालिक होता है, एक उद्यमी जो है वो उद्योग का मालिक होता है, लेकिन प्रबंधक क्या होता है? उद्योग में कार्यरत एक कर्मचारी होता है। ठीक है, उद्यमी जो है क्या है कि अपने व्यवसाय का स्वयं प्रबंधन होता है, यानी स्वयं जो है प्रबंधक होता है और तथा स्वयं ही निर्णय लेता है, यानी कि उद्यमी जो है अपने कारोबार को स्वयं चलाता है और वह सारे निर्णय खुद ही लेता है। लेकिन प्रबंधक का अपना कोई व्यवसाय नहीं होता, वह स्वयं का निर्णय नहीं ले सकता क्योंकि वह खुद एक वहां पर एम्प्लॉयज है। उद्यमी को जो उद्यम है, जो मतलब उसका कारोबार है, उद्यमी को उससे लाभ प्राप्त होता है, जबकि प्रबंधक को वेतन मिलता है, यानी कि वहां पर तो वो जॉब कर रहा है, उसको जो है वेतन मिलेगा। उद्यमी उद्योग की शुरुआत करता है, लेकिन उद्योग का संचालन, ये जो है उद्योग का संचालन करता है, ये उद्योग को चलाता है। प्रबंधक जो है केवल उद्योग को चलाता है, लेकिन जो उद्योग का शुरुआत करता है वो उद्यमी है।
उद्यमी हमेशा रिस्क लेता है, लेकिन प्रबंधक रिस्क के प्रतिकूल होता है। वो रिस्क नहीं लेता, रिस्क कौन लेगा? जो उसका मालिक होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको लिखोगे। देखिए कुछ टॉपिक है हमारे पास जो आते हैं कि टिप्पणी लिखो, वहां पर आपको टिप्पणी लिखनी है। टिप्पणी के लिए टॉपिक हमने दिए गए हैं, ये टॉपिक आप याद कर लीजिएगा, इन टॉपिक से बाहर कोई भी एक नहीं आएगा। ठीक है, देखिएगा 2-3 इसमें से ही आपको फंस जाएंगे। देखिए व्यक्तिगत एवं सामूहिक प्रोत्साहन पर टिप्पणी लिखना है, अंगुरिलता संचार पर टिप्पणी लिखना है, औद्योगिक इकाइयों द्वारा अपनाई जाने वाली सुरक्षा क्रियाविधि पर टिप्पणी लिखना है, और निर्वाह मजदूरी पर टिप्पणी, रियासत पर या फिर सुरक्षा स्टॉक। ठीक है, सुरक्षा स्टाफ। तो इन पाँच छः आपको ये टॉपिक दिए गए हैं, इन 5-6 में से 2 आपको पेपर में रखे हुए मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स इनको जो एक बार पढ़ लीजिएगा, ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है, केवल आप एक बार पढ़ लीजिएगा, जैसे आप समझ जाएंगे आप अपने आप से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास के संगठन की परिभाषा दीजिए और इसके सिद्धांत की संक्षेप में विवेचना कीजिए। संगठन की परिभाषा दीजिए और इसके सिद्धांत की संक्षेप में विवेचना कीजिए। तो स्टूडेंट देखिएगा किस तरीके से हम इसको करेंगे। किसी व्यवसाय अथवा उद्योग के सफल संचालक के लिए, सफल संचालन यानी कि सफल संचालन का मतलब क्या होता है? सफल संचालन का मतलब ये होता है कि जो भी हमारे पास कारोबार है उसको जो है सही रूप से चलाया जाए। ठीक है, तो किसी व्यवसाय अथवा उद्योग के सफल संचालन के लिए संगठन नितांत आवश्यक है। किसी भी व्यावसायिक या औद्योगिक उपक्रम में प्रशासन द्वारा निर्धारित नीतियों को प्रबंध तंत्र या फिर संगठन तंत्र के माध्यम से क्रियान्वित करता है। ठीक है, प्रबंध और प्रशासन को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए किसी व्यावसायिक या फिर औद्योगिक उपक्रम में व्यक्तियों का एक क्या होता है? अच्छा और सुदृढ़ ढांचा होना चाहिए। ठीक है, फिर से देख लीजिएगा, प्रबंध और प्रशासन की प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए किसी व्यावसायिक व औद्योगिक उपक्रम में व्यक्तियों का एक अच्छा सुदृढ़ ढांचा होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। जैसे कि हमारे पास एक नाम है मैकफार्लैंड। उन्होंने बताया था कि व्यक्तियों का ऐसा समूह जो निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु मिलकर कार्य करता है, उसी को हम क्या बोलेंगे? संगठन बोलेंगे। देखिए संगठन के कुछ सिद्धांत भी दिए गए हैं। संगठन के सिद्धांत क्या क्या है? एक तो है उद्देश्य प्राप्ति का सिद्धांत। ठीक है, अगर आप हेडिंग डालेंगे कि उद्देश्य प्राप्ति का सिद्धांत, तो इसमें थोड़ा सा आपको लिख देना है कि अभिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति तभी संभव हो सकती है जबकि उपक्रम एवं संगठन दोनों के उद्देश्यों में समरूपता विद्यमान हो। अर्थात हम कह सकते हैं कि दोनों के उद्देश्यों में एक रूपता हो, एक जैसे हो, उसमें समानता हो। ठीक है, न कि भिन्नता। नेक्स्ट आपके पास हेडिंग है कि अधिकार का सिद्धांत। अधिकार के सिद्धांत में आप थोड़ा सा लिख देंगे कि संगठन के प्रत्येक कर्मचारी का मतलब क्या है? प्रबंधक, फॉरमैन और पर्यवेक्षक और श्रमिक, ये सभी की बात हो रही है। इनके अधिकारों को निश्चित व स्पष्ट किया जाना चाहिए। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को अपने तथा दूसरे के अधिकारों का स्पष्ट ज्ञान भी होना चाहिए। यानी कि दूसरे के प्रति जो नियम बनाए गए हैं, जो भी अधिकार हैं, उनका सभी का ज्ञान होना चाहिए, सभी को। ठीक है, एक श्रेष्ठ संगठन वही होता है जिसमें संलग्न समस्त कर्मचारियों को उनके कार्य के संबंधित अधिकार स्पष्ट रूप से सौंपे जाएं तथा कर्मचारियों को एक ही प्रकार के आदेश 2 अधिकारियों से प्राप्त न हो। यानी कि अलग अलग अधिकारी अलग अलग आदेश दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, यही हमारे पास जो है संगठन का सिद्धांत है। उत्तरदायित्व का सिद्धांत क्या होता है? उत्तरदायित्व का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। देखिएगा इसमें आप क्या लिखेंगे? जो उत्तरदायित्व का सिद्धांत है, संगठन के सुचारू संचालन के लिए एक परमावश्यक है। यह परमावश्यक होता है कि क्या संगठन में संलग्न मतलब जो लगने वाले प्रत्येक कर्मचारी हैं, उत्तरदायित्व को भी निश्चित व स्पष्ट किया जाए। संगठन के प्रत्येक कर्मचारी को यह भलीभांति ज्ञात होना चाहिए कि वह अपने कार्य के लिए किस अधिकारी के प्रति उत्तरदायी है, यानी कि कौन सा अधिकारी के अंडर में वह काम करता है। नेक्स्ट है आदेश की एकता का सिद्धांत। आदेश की एकता के सिद्धांत में आप लिखेंगे कि इस सिद्धांत के अनुसार एक कर्मचारी को एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त होना चाहिए। एक से अधिक अधिकारियों द्वारा प्रदत्त आदेश एक दूसरे के प्रतिकूल भी हो सकते हैं, जिसमें कर्मचारी जो है दिग्भ्रमित हो जाता है, यानी कि दोनों तरफ से भ्रमित हो जाता है कि पहले ये काम करे या पहले ये काम करे। ठीक है, वह सोचता है कि उसमें से आवश्यक कार्य कौन सा है, आवश्यक गतिरोध उत्पन्न हो जाता है कि वो जो है पहले इस बारे में सोचता है, फिर दूसरे बारे में सोचता है, तो वह कंफ्यूज हो जाता है और इसमें जो है कार्य करने की जो गति है वो धीमी पड़ जाती है। कार्य नियत करने का सिद्धांत का मतलब यह है कि संगठन में जो संलग्न कर्मचारी, जो लगे हुए कर्मचारी हैं, उनको उनकी क्षमता, कार्य की योग्यता या फिर अनुभव और क्षमता के अनुसार ही कार्य सौंपा जाए, जिससे कि वह आसानी से कर सके। ठीक है, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रत्येक कर्मचारी को वही कार्य प्रदान किया जाना चाहिए जिसके लिए वह पूर्णतः सक्षम है, कैपेबल है। ठीक है, निश्चितता का सिद्धांत क्या कहता है? संगठन के सिद्धांत में निश्चितता का सिद्धांत आता है, तो वह कहता है कि इस सिद्धांत के अनुसार जो है संगठन के प्रत्येक कर्मचारी का कार्य जो है एकदम सुनिश्चित होना चाहिए, एकदम जो है फिक्स होना चाहिए कि आपको यह काम करना है, ताकि पूर्व निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति संभव हो सके।
नेक्स्ट आपके पास है लचीलेपन का सिद्धांत। देखिए ये बहुत जरूरी है। लचीलेपन का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है। इस सिद्धांत में क्या होता है कि संगठन के प्रारूप में समय के अनुसार समय के आवश्यकता अनुसार जो है परिवर्तन करने या फिर संशोधन करने और विस्तार के लिए पर्याप्त लचक होनी चाहिए, यानी कि एक दूसरे के प्रति जो है लचीलापन होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको लिखोगे। ठीक, तो ये थे स्टूडेंट्स आज के इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको जो है टोटल इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल चुके हैं। और स्टूडेंट्स हम आशा करते हैं कि इस वीडियो से जो आपके दोनों वीडियो हैं पॉलिटेक्निक डिप्लोमा थर्ड ईयर के 5th सेम औद्योगिक प्रबंधन एवं उद्यमिता का विकास, ये जो एंटरप्रेन्योर का सब्जेक्ट है, इसमें इन 2 वीडियो से 100% आपको सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक। आप करके आइएगा, आपका पेपर जो है काफी अच्छा जाएगा। देखिएगा स्टूडेंट्स, सभी क्वेश्चंस आपको इन वीडियो से मिल जाएंगे, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला है।